अपराधी अपराधी होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है। ऐसी सोच रखने वालों का जगह सिर्फ और सिर्फ लंबे से लंबे समय के लिए जेल है। उस व्यक्ति को जीवन जीने का हक वाकई नहीं है जो सैकड़ों लोगों को काल के गाल में समाने के लिए, उनके शरीर के चिथड़े उड़ाने के लिए सोचता हो, उसकी तैयारी करता हो, विस्फोटक लेकर के देश में जगह जगह घूमता हो। ऐसों को जीवन जीने का हक नहीं है। उसका रास्ता सिर्फ तिहाड़ जेल में जाकर के खत्म होता है। जिनके घर के लोग ऐसे ब्लास्ट में फट जाते हैं, जिनके घर की बेटियां बहन अश्लीलता की शिकार होती हैं, उनके घर कोई जाए पूछे तब समझ में आएगा। पल भर में हंसता खेलता हुआ 4-6 लोगों का परिवार मुस्कुराता हुआ खड़ा रहता है, वहाँ बम ब्लास्ट होता है और 2-3 लोग अगर उसमें से खत्म हो जाएं, उनके चिथड़े उड़ जाएं, 2-3 लोग घायल होकर के हॉस्पिटलाइज हो जाएं, बचे किसी तरह से होश आए तो उनको मालूम हो जाए कि आज हमारे बीच में 5-6 लोगों के बीच में से 4 लोग हैं ही नहीं। उनसे जाके पूछिए ये ऐसे आदेश जजमेंट उनके मन मस्तिष्क पर कैसा प्रभाव छोड़ते हैं। जिनके घर के बहन बेटियों के साथ अश्लीलता होती है, दुराचार होता है, उनके घर के लोगों से पूछिए कि वो समाज में जब घर के बाहर निकलते हैं तो उनके अंदर कितने सवाल पैदा होते रहते हैं। नमस्कार साथियों, दिल्ली के अंदर जो बम ब्लास्ट हुआ उसका एक केस के आर्डर पर असर पूरा दिखा। हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ही 3 जजमेंट का, और इन तीनों केस में 3 बेंच की तरफ से अलग अलग लीगल इंटरप्रिटेशन दिया गया। सबसे पहले मैं एक जजमेंट का जिक्र करूंगा जो बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया था। मुंबई का वो एक युवक था, नाम था उसका अरीब मजीद, जिस पर कि ISIS के साथ मिल करके वो भारत के अंदर अनलीगल एक्टिविटी कर रहा है। वो युवक सीरिया गया था और वहाँ पर ISIS में शामिल होने के प्रमाण भी मिले। उसके बाद वो भारत के अंदर ISIS से जुड़ी गतिविधियों में लिप्त हो गया था। उसकी गिरफ्तारी हुई और कुछ समय बाद बॉम्बे हाई कोर्ट से उस अरीब मजीद को जमानत मिल जाती है। फिर उस बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाता है NIA की तरफ से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट के जमानत याचिका पर रोक लगाने के उस याचिका को NIA के खारिज कर दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जाता है, ये टिप्पणी की जाती है कि वो युवक पहले से ही इलीगल एक्टिविटी एक्ट 1967 का UAPA का सामना कर रहा है, मुकदमा वो लड़ रहा है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणियां करके NIA के याचिका को अगस्त 2021 में खारिज कर दिया जाता है। अब आते हैं ठीक इसी प्रकार के एक केस पर। यह केस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आर्डर था इस व्यक्ति को जेल में रखना। आरोप यह है कि वो अपने घर पर ISIS का झंडा लगाया हुआ था और ISIS से जुड़ा हुआ इस्लामिक बुक उसके पास मिले। तब से उसके संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाए जाने से, इलीगल एक्टिविटीज भारत के अंदर करने की वजह से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जो कि 11 नवंबर को जस्टिस विक्रम नाथ जी और जस्टिस संदीप मेहता जी की बेंच सुनती है। तो इसमें याचिकाकर्ता की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट थे सिद्धार्थ डे, वो चाहते थे पहले कि 11 नवंबर को इस केस की सुनवाई हो ही नहीं, क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर घटना घटा है जिससे इस पर आर्गुमेंट रखना जमानत के लिए थोड़ा कठिन है। ऐसी परिस्थिति नहीं है कि वो कुछ ऐसा आर्गुमेंट रख सकें, क्योंकि इतना बड़ा विस्फोटक दिल्ली के अंदर ब्लास्ट किया गया है जिससे कई जानें चली गईं, चिथड़े उड़ गए लोगों के। तो वो अगली तारीख के लिए पहले प्रेयर करते हैं कोर्ट के समक्ष, लेकिन जस्टिस विक्रम नाथ जी और जस्टिस संदीप मेहता जी इस केस की सुनवाई करने के लिए तैयार होते हैं। याचिकाकर्ता के वकील सिद्धार्थ डे की तरफ से क्या कहा गया थोड़ा सुनिए आप। पहले जस्टिस ने कहा कि आरोपित व्यक्ति के तरफ से ये स्वीकार किया गया है कि कई आपत्तिजनक मटेरियल वहाँ पर मिले हैं और उसको वो व्यक्ति स्वीकार भी किया है। तो उस पर जवाब देते हैं याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट सिद्धार्थ डे जी। उनका कहना था कि मेरे मुवक्किल के पास सिर्फ इस्लामिक
साहित्य बरामद हुए थे। तब फिर कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि इस आरोपित व्यक्ति के ऊपर ISIS जैसा मॉडल विचारधारा फैलाने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया गया था। तब याचिकाकर्ता के एडवोकेट सिद्धार्थ डे जी की तरफ से कहा गया कि NIA की तरफ से ऐसा कहलवाने के लिए प्रोटेक्टेड विटनेस की तरफ से जो कहा गया वो दबाव में कहा गया, इसलिए उस प्रोटेक्टेड विटनेस ने ये गवाही दी है कि ISIS जैसा एक विचारधारा व्हाट्सएप ग्रुप बना करके संचालित किया जा रहा था। तब वहां पर जस्टिस ने सवाल किया, छोड़िए सारी बातों को, अब बताइए जब आपने ISIS मॉडल जैसा ग्रुप बनाया और उसका झंडा लगाया तो इसके पीछे मकसद क्या था? याद होगा मैंने दिल्ली ब्लास्ट का एक वीडियो अपने चैनल पर बना रखा है, उसमें मैंने यही सवाल किया था। आज से 3 दिन पहले वीडियो मैंने अपलोड किया अपने चैनल पर कि जो ये किया गया दिल्ली के अंदर, जिन सुसाइडर बम्बर के द्वारा वो कृत किया गया, आखिर उसका उद्देश्य क्या है? जो ऐसी आतंकवादी घटनाएं की जाती हैं, आखिर उसका उद्देश्य क्या है? और मैंने सभी धर्म पंथ मजहब का नाम लेते हुए प्रश्न किया था। कुछ वैसा ही मिलता जुलता प्रश्न जस्टिस विक्रमनाथ जी की तरफ से और जस्टिस संदीप मेहता जी की तरफ से किया गया कि ISIS जैसा मॉडल विचारधारा का ग्रुप और ISIS का झंडा लगा करके समाज के अंदर क्या साबित करना चाहते थे, उसका मकसद क्या था। फिर वहाँ सिद्धार्थ डे जो सीनियर एडवोकेट हैं याचिकाकर्ता की तरफ से बोलते हैं, ऐसी कोई योजना सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप बनाने से इसके पीछे कोई साजिश है, ये नहीं कहलाता है। यानी कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जिसमें कि ISIS जैसा विचारधारा सबके सामने रखा गया, ISIS का फ्लैग लगाया गया, फिर भी इसके बावजूद वो साजिश नहीं कहलाएगा। यह है एडवोकेट की तरफ से आर्गुमेंट जो कि कोर्ट के समक्ष रखे गए। एडवोकेट की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर मैं मन में सोचता हूं कि किसी स्थान को उड़ा दूं, यानी कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ उस तरह से अगर कोई व्यक्ति ये सोचता बस है कि मैं उस स्थान को विस्फोटक से उड़ा दूंगा, तो ये सोचना कोई अपराध नहीं है। आप गहनता से सोचिए, एडवोकेट की तरफ से जो आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं उसको ध्यान से आप सोचिए कि ये हमारे देश के एडवोकेट अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे कैसे आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस के सामने रख रहे हैं, उनके मन में अपने देश की सुरक्षा के प्रति कैसे विचार हैं। फिर जस्टिस की तरफ से कहा गया कि प्राइम फेस में ये आरोप सिद्ध होते हैं कि आपने ISIS मॉडल बनाने की कोशिश की, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ISIS का फ्लैग इस्तेमाल किया, ये आरोप सिद्ध होता है। फिर जस्टिस ने कहा कि आप पर देश में आतंक फैलाने का आरोप है, आपकी गतिविधियां समाज की शांति और सभ्यता को प्रभावित करती हैं। फिर वहाँ सिद्धार्थ डे जो सीनियर एडवोकेट हैं याचिकाकर्ता की तरफ से बोलते हैं कि मेरे मुवक्किल के पास किसी प्रकार का कोई विस्फोटक पदार्थ RDX बरामद नहीं हुआ है। मेरा मुवक्किल 70% विकलांग है और पिछले 2.5 साल से जेल में बंद है। यानी कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2 साल और उसके पहले 6 महीने से वो जेल में बंद है व्यक्ति। 70% वो व्यक्ति विकलांग है। आप सोचिए कि वो व्यक्ति 70% विकलांग है, फिर भी ISIS के लिए काम करता है, ग्रुप बना रखा है, इस्लामिक स्टेट का झंडा लगाए हुए है। इन सब सारी दलीलों के बाद जस्टिस ने इस व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया। 6 जनवरी 2025 के कोर्ट के दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, जमानत याचिका खारिज कर दी और आदेशित किया कि अगले 2 वर्ष के अंदर ट्रायल कोर्ट के द्वारा इस केस की सुनवाई पूरी की जाए। अगर इतने समय के अंदर सुनवाई पूरी नहीं की जाती है तब जमानत के लिए याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सारे एविडेंस देखे थे, किस तरह से ISIS के लिए यह व्यक्ति प्रोग्रामिंग किया करता था। कुछ किताबें, कुछ ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड, ये एविडेंस देख करके ही हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की थी और उसी बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत याचिका खारिज की। एक यहाँ सवाल बनता है कि एक
70% विकलांग व्यक्ति पहले तो एनआईए कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, इन जगहों पर केस लड़ता है। ध्यान दीजिए, 70% विकलांग व्यक्ति। उस व्यक्ति के पास आमदनी का स्रोत क्या है कि जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट तक पैसा खर्च करता है और केस लड़ता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट, सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ डे, 20 से 30 लाख पर हेयरिंग का सुनवाई में खर्च। ऐसे व्यक्ति कैसे वहन कर रहे हैं? कहाँ से ये पैसा आ रहा है? 70% विकलांग व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के अंदर का 20 से 30 लाख पर हेयरिंग का खर्च कैसे दे रहा है इतने सीनियर एडवोकेट का? और इस सीनियर एडवोकेट की अपने देश के प्रति विचारधारा देखिए आप। देश में कहीं भी वो व्यक्ति आईएसआईएस विचारधारा को फैलाते हुए कितने युवाओं को गुमराह करेगा। देश में कहीं भी प्लानिंग करके विस्फोटक से विस्फोट किया जाएगा, सैकड़ों लोगों की जानें जा सकती हैं, चिथड़े उड़ सकते हैं, जैसा दिल्ली में हाल ही में हुआ, या 2011 तक लगातार कई वर्षों से ऐसे पूरे देश में विस्फोटक से दहलाए जाते थे देश को। ऐसे एडवोकेट के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? और ऐसे विकलांग व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं आप कि जो 70% विकलांग हो और सुप्रीम कोर्ट में 20 से 30 लाख पर हियरिंग का खर्च कैसे वहन करता है? कहाँ से ये पैसे आते हैं? सोचिए आप, 40 से 60 हजार के बीच में सैलरी मिलती है कांस्टेबल को। हमारी जांच एजेंसियां, टास्क फोर्स अपने जान पर खेल करके ऐसे आतंकवादियों को इतने कम वेतन के बावजूद जान पर खेल करके पकड़ते हैं, जबकि ये एजेंसियां, ये लोग ऐसे आतंकवादियों के सीधे निशाने पर होते हैं। कितने लोगों की संदिग्ध हत्याएं कर दी जाती हैं, फिर भी वो देश के लिए काम करते हैं। और एक सीनियर एडवोकेट के दिल में अपने देश के प्रति क्या भावना है कि वो अपनी फी के लिए, एक अच्छी कमाई के लिए ऐसे देशद्रोहियों का केस लड़ते हैं और इस तरह से देश विरोधी आर्गुमेंट भी रखते हैं। मुझे याद आ गया, जो कुछ समय पहले एक रेप केस की सुनवाई हो रही थी, अटेम्प्ट टू रेप, जिसमें कि जस्टिस ने कहा था कि पायजामे के नाड़े खोलना रेप से मायने नहीं रखता, यानी महिला के वस्त्र को छूना, उसे खोलना, ये अश्लीलता रेप के दायरे में नहीं है, इसलिए रेप का केस नहीं चलेगा, ये जस्टिस ने कहा। और उस समय उस केस की सुनवाई में एडवोकेट की तरफ से आर्गुमेंट भी जो रखे गए, इस तरह से दलीलें दे करके उस पीड़िता को न्याय देने से वंचित रखा गया और उस व्यक्ति को रिहा किया गया। लेकिन सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ डे जी की तरफ से कैसी विचारधारा के साथ कोर्ट के समक्ष दलीलें रखी गई, ये चिंता का विषय है। अभी हाल ही में एक दिन पहले ही सुनवाई हुई निठारी कांड का, जिसमें कि सुरेंद्र कोहली को बरी कर दिया गया। 2005-6 का वो बच्चों के साथ, महिला के साथ किया गया क्रूरता से वो घटना, पानी टंकी में कंकालों का मिलना, और जिस व्यक्ति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 21 का फिर व्याख्या करते हुए मैं हैरान हो जाता हूं कि जो आरोपित स्वयं से स्वीकार करते हुए 2005-6 में उस जगह पर पुलिस को ले गया, वहां से बच्चों के कंकाल मिले, वो व्यक्ति जिसको कि निचली अदालतों ने लगातार दोषी पाया, सजा दिया, फांसी की सजा हुई थी, जिसे प्रेयर के बाद उम्र कैद में बदल दिया गया। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि मैक्सिमम सजा के पक्ष में नहीं रहते हैं, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 की लीगल इंटरप्रिटेशन करते हुए सुरेंद्र कोहली को बरी कर दिया। अब यहाँ इस सिस्टम से, इस न्यायपालिका से सवाल बनता है कि जिन हाई कोर्ट के जज ने पहले फांसी दी और फिर उसके बाद कुछ क्षमा याचना को स्वीकार करते हुए उम्र कैद दिया, तब तो सजा उनको मिलनी चाहिए। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिखा, वो उस समय इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज को क्यों नहीं दिखा? उन्होंने कैसे एक ऐसे व्यक्ति को पहले फांसी की सजा, फिर उसको उम्र कैद की सजा में बदल दिया? ऐसा कैसे हो गया, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अंततः सारे आर्गुमेंट के आधार पर बरी कर दिया? अब तो सजा उन जज पर बनती है कि नहीं? अगर ये निर्दोष हैं तो किस एविडेंस के बल पर उन जजों ने इनको ऐसी सजाएं दी? जानते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा था इस सुरेंद्र कोहली के बातचीत के केस की सुनवाई के दौरान? किसी अपराधी को सिर्फ इसलिए सजा नहीं दी जा सकती इतनी कड़ी कि उसने स्वीकार कर लिया है। ये कानून की भाषा में दोषपूर्ण भी हो सकता है,
थोड़ी देर पहले, जो कि जमानत याचिका विक्रम नाथ जी की संदीप मेहता जी की बेंच ने खारिज की, जिसमें कि वो व्यक्ति स्वीकार करता है कि हाँ, ये किताबें आईएसआईएस से मिली हैं। मेरा ग्रुप व्हाट्सएप का, जिसमें कि वो आईएसआईएस की विचारधारा को संचालित करता है, फ्लैग वो आईएसआईएस का इस्तेमाल करता है और वो स्वीकार कर चुका है। लेकिन वहाँ पर एडवोकेट ने बोला, सिद्धार्थ डे ने, कि एनआईए की तरफ से संरक्षित जो गवाह है वो दबाव में झूठ बोला था। कुछ उसी तरह का यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही बोला है। सुरेंद्र कोहली ने जो पहले बयान दिया है, ये दोषपूर्ण हो सकता है। किसी के बहकावे में, दबाव में पुलिस के ऐसे बयान दिलवाए जा सकते हैं, तो इसको दोषपूर्ण मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। अब सोचिए, कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी को मार करके, उसकी हत्या करके दफनाया गया हो या किसी तालाब में, टंकी में पानी के फेंक दिया गया हो और उस स्थान को चिन्हित करने वाला व्यक्ति वहां पर ले जाए पुलिस को और वो कंकाल वहां से बरामद हो, तो वो व्यक्ति जो उस स्थान को चिन्हित करके बता रहा है वो दोषी नहीं हुआ? वो क्या उस हत्याकांड में शामिल नहीं है? उसको कैसे जानकारी हुई कि वहां हत्या करके लाश को दफनाया गया है, चुराया गया है, जिसके बाद वो कंकाल का स्वरूप ले लिया है? दिल्ली बम ब्लास्ट का जो मैंने वीडियो किया था, उसमें मैंने सीधा कहा कि जब तक कानून का डर, भय नहीं होगा, तब तक ये अपराध कम होने का नाम नहीं होंगे। रुकने का तो बात ही छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अलग अलग जस्टिस, अलग अलग बेंच विभिन्न तर्कों से फैसले दिए करते हैं, ये स्पष्ट हो रहा है। 2021 से, उसके पहले 2005-6 से आज 2025 के बीच में इन 3 केसों के बारे में हमने अपना एक एनालिसिस आपके सामने रखा है और जो जस्टिस की तरफ से, एडवोकेट की तरफ से लीगल इंटरप्रिटेशन किए गए हैं, उससे भी आपको हमने अवगत कराया। हमारे जस्टिस इस समय ज़्यादातर लोग इंसाफ नहीं कर रहे हैं। न्याय, इंसाफ का मतलब किसी 2 व्यक्ति के बीच में कोई एक गलत होता है तो एक व्यक्ति दोषी और दूसरा व्यक्ति कानून से न्याय पा करके बाइज्जत बरी होता है, बाहर आता है और दोषी व्यक्ति को सजा होती है। इसको कहते हैं न्याय, इंसाफ। और जो वर्तमान में कुछ वर्षों से चल रहा है आदेश, जजमेंट, जिसका बैलेंस बनाया जाता है। बहुत तरह के केस में ऐसा किया जा सकता है, लेकिन जहां विस्फोटक से लोगों के चिथड़े उड़ाए जाएं, जहां पर एक ऐसे योजना को जन्म दिया जा रहा है कि आने वाले समय में हमारे देश के सैकड़ों हजारों युवा आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाएंगे, कहां ह्यूमन सुसाइडर बम बन के फट जाएंगे स्वयं से, ऐसे केस में मीडिएशन, बैलेंसेज नहीं बनाने चाहिए कोर्ट को। खुला हुआ इंसाफ, कोई एक व्यक्ति सत्य साबित हो, वो कोर्ट से सत्यता भरे न्याय के साथ बाहर निकले और एक व्यक्ति जिन्होंने गुनाह किया है, षड्यंत्र रचे हैं देश के विरुद्ध, उसको लंबे समय के लिए जेल में सड़ने के लिए डाल देना चाहिए। जीने का अधिकार आर्टिकल 21 उसको देती है जो दूसरों को जीने का अधिकार देने की सोचता है। उसको आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 जैसी लीगल इंटरप्रिटेशन उसके लिए नहीं की जा सकती, जो कि समाज में सैकड़ों लोगों को विस्फोट करके उड़ाने की सोचता हो। ऐसे लोगों के लिए जेल है सिर्फ। उनके लिए जीवन जीने के मूल आदेश आर्टिकल 21 की व्याख्या सही नहीं है। इससे हमारे देश के अंदर अपराध करने वालों के मनोबल को बढ़ावा मिलेगा। इसमें न्यायालय को सुधार करने की जरूरत है। अपराधी अपराधी होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है। ऐसी सोच रखने वालों का जगह सिर्फ और सिर्फ लंबे से लंबे समय के लिए जेल है। उस व्यक्ति को जीवन जीने का हक वाकई नहीं है जो सैकड़ों लोगों को काल के गाल में समाने के लिए, उनके शरीर के चिथड़े उड़ाने के लिए सोचता हो, उसकी तैयारी करता हो, विस्फोटक लेकर के देश में जगह जगह घूमता हो। ऐसों को जीवन जीने का हक नहीं है। उसका रास्ता सिर्फ तिहाड़ जेल में जाकर के खत्म होता है। जिनके घर के लोग ऐसे ब्लास्ट में फट जाते हैं, जिनके घर की बेटियां, बहन अश्लीलता की शिकार होती हैं, उनके घर कोई जाए पूछे, तब समझ में आएगा। पल भर में हंसता खेलता हुआ 4-6 लोगों का परिवार मुस्कुराता हुआ खड़ा रहता है, वहां बम ब्लास्ट होता है और 2-3 लोग अगर उसमें से खत्म हो जाएं, उनके चिथड़े उड़ जाएं, 2-3 लोग घायल होकर के हॉस्पिटलाइज हो जाएं, बचे किसी तरह से होश आए तो उनको मालूम हो जाए कि आज हमारे बीच में 5-6 लोगों के बीच में से 4 लोग हैं ही नहीं। उनसे जाके पूछिए कि ऐसे
आदेश जजमेंट उनके मन मस्तिष्क पर कैसा प्रभाव छोड़ते हैं। जिनके घर के बहन बेटियों के साथ अश्लीलता होती है, दुराचार होता है, उनके घर के लोगों से पूछिए कि वो समाज में जब घर के बाहर निकलते हैं तो उनके अंदर कितने सवाल पैदा होते रहते हैं। निर्भया कांड याद है ना आपको? उस दिन 5 बजे भोर में उसको फांसी पर लटकाना था शायद, तब तक कोर्ट खुला था। लगातार फांसी रुकवाने के लिए इसी समाज के हमारे बीच के लोग प्रयासरत थे। निर्भया कांड दिल्ली का सबसे बड़ा अब तक का दरिंदगी भरा दुराचार कांड था। और फिर उसके बाद कलकत्ता का वो कांड जिसमें उस बेटी के साथ दुराचार किया गया, उसके अंगों को काटा गया। तो ऐसे ऐसे घटना करने वालों के लिए हमारे बीच के लोग अगर सिर्फ पैसा के लिए उनको बचाना चाहते हैं तो ये भी समाज के लिए कहीं से भी अच्छी संदेश नहीं देते। ऐसे देशद्रोहियों के लिए, महिलाओं का अपमान करने वालों के लिए, बहन बेटियों को बर्बाद करने वालों के लिए मैं यही अपील करूंगा कि कोई उनके सपोर्ट में खड़ा ही ना हो। वो स्वयं से अपनी सफाई दलीलें देनी हो दें, अगर वो गलत नहीं है तो स्वयं से साक्ष्य दें। ऐसों के लिए समाज में खड़े होने वाले व्यक्तियों की कमी होनी चाहिए। ऐसे दरिंदों के लिए, ऐसे राक्षसी सोच वालों के लिए हमारे समाज से कोई खड़ा न हो, यही अपील है। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।